हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं कि पलामू चतुर्थ वर्गीय भर्ती की जो बहाली होने वाला है उसका नियमावली अभी तक जो है कि नहीं बना है, लेकिन बहुत जल्द जो इसका नियमावली जो है कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो भी नया नियमावली बनेगा उसमें जो लिखित परीक्षा में जो भी प्राप्तांक होगा उसके आधार पर जो है कि यहाँ पे आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और उसमें जो सिलेबस रहेगा, इसमें देखिए सबसे पहले आप लोग पलामू जीके से देखने को प्रश्न मिलेगा। जो भी सिलेबस रहेगा उसमें पलामू जीके से रहेगा, झारखंड जीके से रहेगा। इसके साथ साथ मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आज मैं इस टॉपिक यानी मैथ्स का जो सब्जेक्ट है इसका कुछ टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। मैथ का क्लासेस आज से शुरू करने वाले हैं। इसके साथ साथ आप लोग को इंडियन जीके, हिंदी, ये सब जो है कि आप लोग को देखने को मिलेगा। तो बहुत जल्द जो है कि इसका नियमावली बनकर आएगा और सिलेबस भी आपके सामने जो है कि प्रस्तुत किया जाएगा। तो अभी से ही आप अपनी तैयारी में लगे रहें। पलामू जीके से संबंधित मैंने बहुत सारे वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करवाया है। अगर आपने इन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर से देख लेंगे। इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो ज़रूर से देख लेंगे। और विज्ञान का भी कुछ टॉपिक जो है कि आप लोग को प्रोवाइड करवाया गया है, जो कि पलामू 4th ग्रेड भर्ती जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इन सभी क्लासेस को एक बार आप जरूर से देख लेंगे। चलिए, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स का एक टॉपिक, नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखेंगे। यहाँ पे जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या, पूर्णांक हो गया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या, इन सभी का इस वीडियो में डिफिनेशन देखेंगे। इसके साथ साथ जो भी इससे कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है उन सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे जानेंगे, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीका में। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इससे संबंधित कुछ जो है कि आप लोग को जो कि क्वेश्चन जो है कि करवाया जाएगा प्रैक्टिस के रूप में। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन जो है कि करवाया जाएगा। एक ही वीडियो में ज़्यादा लंबा हो सकता था, इसीलिए यहाँ पे मैंने ये इसके बारे में आज कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि पिछले वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि मैथ का भी क्लास जो है कि प्रोवाइड कीजिए। तो यहाँ पर जो मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है उसके बारे में मैं आप लोग को प्रत्येक वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, ज़्यादा समय वेस्ट न करते वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे आगे जो भी वीडियोज आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे सबसे पहले प्राकृत संख्या, जिसे नेचुरल नंबर कहेंगे। तो प्राकृत संख्या का परिभाषा क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं और कॉन्सेप्ट क्या है समझेंगे। वे संख्याएं जो वस्तुओं की गिनती करने में प्रयुक्त की जाती है प्राकृत संख्या कहलाती है। यानी जो संख्या को हम वस्तु को गिनने के लिए प्रयुक्त करते हैं, यानी कि प्रयोग में लाया जाता है, उसे जो है कि उस संख्या को जो कि प्राकृत संख्या जो कि कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से जो देख रहे हैं यह आपका प्राकृत संख्या हो जाएगा। और प्राकृत संख्या को जो कि n से इंडिकेट किया जाता है, n से सूचित किया जाता है। अब आप लोग के अंदर ये भी डाउट आ रहा हो कि प्राकृत संख्या जो कि 1 से ये स्टार्ट किया गया, क्यों ऐसा आप सोच भी रहे होंगे। तो आप लोग को बता दें कि यदि आप लोग को कोई व्यक्ति के द्वारा जो है कि आप लोग कहा जाएगा कि आप को गिनती आता है, तो आप गिनती जो है कि शुरू कीजिए, यानी गिनती सुनाइए। या फिर आप जो है कि किसी बच्चे को भी कहेंगे, छोटे बच्चे को भी जिसको गिनती आता होगा कि सुनाने के लिए, तो क्या होगा कि बच्चे के द्वारा जो है कि स्वतः जो है कि यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया जाएगा। आप उसे जब गिनती सुनाने को कहेंगे तो 1 2 3 4 जो है कि इस तरह से वह स्टार्ट कर देगा। या आप खुद से भी देखिएगा, यहाँ पे आपका जो ऑटोमेटिक जो है कि 1 से ये स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, ठीक है। आप 2 से स्टार्ट नहीं कर सकते, 3 से भी नहीं करेंगे, यानी स्वतः जो है कि आपका यहाँ पे देख रहे 1 से ही स्टार्ट करेंगे। यानी कि अपने आप यह प्रक्रिया होता है, यह घटना जो है कि अपने आप हो रही है कि 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि कोई भी घटना यदि स्वतः होता है, अपने आप होता है, तो उसे प्रकृति के द्वारा कहा जाता है, मतलब वो घटना हो रही है। इस तरह से ऐसा आप जानते भी होंगे। तो यहाँ पे ये जो घटना
स्वतः एक से स्टार्ट हो रही है, इसीलिए इसे जो कि प्राकृत संख्या कह दिया गया, यानी कि एक से स्टार्ट होने वाला जो भी संख्या होगा उसको हम प्राकृत संख्या कहेंगे। इस तरह से आप समझ भी सकते हैं। और नहीं तो यहाँ पे आप परिभाषा देखिए, परिभाषा जो है कि दिया गया, परिभाषा को आप याद कर लेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे मैं बेसिक से एकदम आप लोग को समझाने वाला हूँ, जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं उन स्टूडेंट को लेकर मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको इन सभी के बारे में पूरा मालूम होगा, लेकिन मैं उन स्टूडेंट को लेकर चल रहा हूँ जिनको कुछ कुछ जो है कि मालूम है, यानी पूरी अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है। आगे आप देखिए, आपको भी आगे और भी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप आगे देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, जिसे होल नंबर इंग्लिश में कहेंगे। इसका परिभाषा यदि देखेंगे, यदि प्राकृत संख्याओं को के साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप देखें कि ये पूर्ण संख्या है, ठीक है, सॉरी ये प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या मैंने बताया कि एक से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 ऐसे लिखते चलेंगे 9 तक, ठीक है। 9 के आगे भी कुछ संख्या का बनाने के लिए जो है कि ज़रूरत पड़ा, तो जब ज़रूरत पड़ा तो फिर उसके लिए क्या लाया गया कि जीरो को लाया गया, ठीक है। जीरो को जो है कि यहाँ पे लाया जाता है। जिसे जीरो लाने से क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर 1 से लेकर 9 तक यहाँ पे हम शामिल करते हैं, ये आपका प्राकृत संख्या हो गया। तो यहाँ पे अगर बड़ी संख्या, अगर आप लोग को बोल दिया जाए कि 20 लिखिए तो आप नहीं लिख सकते थे इतना इसके मदद से, लेकिन इसमें क्या किया गया कि जीरो को भी शामिल कर दिया गया। जीरो को जैसे शामिल किया गया वो पूर्ण संख्या बन गया, यानी पूरी तरह से आपको कोई भी नंबर यदि लिखने को कहा जाएगा तो आप जो है कि आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए जीरो के आते ही यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या को लिखने को कहा जाएगा तो आप आसानी से आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 30 लिखने को कहा तो आप 30 लिख सकते हैं। अगर आप लोग को 5040 लिखने को कहा जाएगा तो आप जो है कि 5040 भी जो है कि इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर आप लोग को यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर आप लोग को लिखने के लिए कहा जाएगा तो इस तरह से आप जो है कि लिख सकते हैं। कहने का मतलब हुआ यहाँ पे कि प्राकृत संख्या के कारण जो है कि आप लोग का संख्या पूर्ण नहीं था, यानी कि आप कोई भी नंबर को नहीं लिख सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि ज़रूरत पड़ा जीरो का, आगे जो है कि जीरो को शामिल कर दिया गया। जीरो जैसे ही शामिल किया जाता है तो वह संख्या जो कि पूरी तरह से पूर्ण हो जाता है। हम किसी भी संख्या को यहाँ से लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसको जो है कि प्राकृत संख्या में जो जीरो को मिला दिया जाता है तो उसी को जो है कि पूर्ण संख्या कहा जाता है। और पूर्ण संख्या को जो कि W से इंडिकेट किया जाता है। तो इन फैक्ट्स को, यानी ये जो परिभाषा बताया गया, आप लोग को ध्यान में रखना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ डायग्राम भी आप लोग को मैंने यहाँ पे दिखाया है। प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया और प्राकृत संख्या में ही अगर हम जीरो मिला दिए तो यहाँ पे जो है कि आपका पूर्ण संख्या बन जाता है। इस तरह से परिभाषा आप लोग को ध्यान में रखना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए आगे जो देख रहे हैं यहाँ पे पूर्णांक, यहाँ पे परिभाषा इसलिए याद रखना है या फिर एग्जाम्पल जो बताया जा रहा है, क्योंकि आगे जब आप लोग को क्वेश्चन करवाया जाएगा तो इसका यूज़ जो है कि वहाँ पर होने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे पूर्णांक क्या है, इंटीजर जिसे कहेंगे, इसका परिभाषा देख लेते हैं। तो पूर्णांक पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं का समूह होता है। कहने का मतलब जितना भी पूर्ण संख्या हम देखे थे, पूर्ण संख्या जैसे आप देख रहे हैं, पूर्ण संख्या में आपका क्या आया था, यहाँ पे देखेंगे ये हुआ आपका, यहाँ पे देख रहा ना, ये वाला जो पूर्ण संख्या आपका था, इसमें अगर ऋणात्मक संख्या को मिला देंगे, ऋणात्मक कहने का मतलब कि माइनस जो है कि यहाँ पे मिला देंगे, कोई भी संख्या जो माइनस में हो तो उन सभी को मिलाने के बाद जो संख्या बनता है उसी को जो कि पूर्णांक कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए माइनस का ज़रूरत क्यों पड़ा, जैसे यहाँ पे आप लोग को बता दें कि यदि आप दुकानदार होंगे या किसी दुकानदार के पास यदि आप जाते होंगे तो क्या है कि आप कुछ पैसा देकर जो कि आप सामान खरीदते हैं, ठीक है। सामान खरीदने के बाद जैसे मान लीजिए आप 10 रुपया लेकर गए, 5 रुपया का जो कि सामान खरीदते हैं तो आप लोग को रिटर्न जो है कि 5 रुपया किया जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो दुकानदार है उसे 5 रुपया का जो कि यहाँ पे सामान बेचता है उसे 5 रुपया जो कि मिलता है। अगर 5 रुपया भी आप लेकर जाते हैं तो आप उसे 5 रुपया जो कि दे देते हैं, उसके बाद जमा होता है। अब क्या है कि दुकानदार भी कहीं से कुछ सामान जो कि खरीदता होगा तो वह जो दुकानदार है क्या करता है कि वह भी मान लीजिए जो सामान खरीदा है कहीं से, वो भी जो है कि 5 रुपये में कोई वस्तु को खरीदता है, ठीक है। आप जो है कि ये मान लीजिए कोई दुकानदार है तो यहाँ से जो है कि आप क्या करते हैं, इससे जो है कि कोई वस्तु जो है कि 5 रुपया में खरीदते हैं, ठीक है। यानी इसको 5 रुपया मिला,
यहाँ पे समझिएगा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे क्या है कि दुकानदार जो कोई भी वस्तु, ऐसा नहीं कि ये 5 रुपया में ही, और भी 3 रुपया 2 रुपया में खरीद सकता है। तो मान लीजिए कि ये 5 में ही खरीदता है, तो यहाँ पे क्या है कि ये भी जो है कि अपने तरफ से 5 रुपये जहाँ से खरीद रहा है उसको दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए क्या है कि शाम में अपना जब ये हिसाब करेगा तो इसको मालूम अच्छी तरह से नहीं चल पाएगा कि हमने 5 रुपया लिया कि दिया। तो इसलिए क्या किया गया कि यहाँ पे साइन का डिनोशन किया गया, साइन का इंडिकेट जो कि किया गया। जैसे मान लीजिए अगर ये 5 रुपया लेता है तो प्लस में लगा देते हैं, और 5 रुपये यदि ये देता है तो माइनस में लगा देते हैं। तो इससे ये समझ जाएगा कि ये -5 करने का मतलब हमारे द्वारा दिया गया, और +5 का मतलब है कि किसी के द्वारा जो कि हमें दिया गया, मतलब मेरे पास जो है कि जमा हुआ। इस तरह से कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, इसीलिए पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक का जो कि ज़रूरत भी पड़ा। तो इस तरह से जो भी आपका पूर्ण संख्या हो गया, यानी देख रहे हैं पूर्ण संख्या में जो भी ऋणात्मक संख्या यदि हम मिला देंगे तो सभी को मिलाने पे क्या बन जाता है, आपका पूर्णांक यहाँ पे बन जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे, परिभाषा और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। अगला यहाँ पे देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या से संबंधित परिमेय और अपरिमेय संख्या से जो कि बहुत सारे एग्जाम में से पूछे भी जाते हैं। हो सकता है कि पलामू का जो चतुर्थ वर्ग का कर्मचारी का जो बहाली होना है, इसमें भी शायद पूछा जाए। तो यहाँ पे देखिए इसका परिभाषा क्या है। वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान जो है कि 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है। आप लोग को कहने का मतलब यहाँ पे ये है, कोई भी संख्या है जिसे p/q ये आप समझते होंगे, ऊपर वाला जो होता है वो उसे अंश कहते हैं, और नीचे वाला जो होता है उसे हम हर कहते हैं। यानी अंश और हर के रूप में हम जिस भी संख्या को लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन ये जो q देख रहे हैं, q का मान जो है कि कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखेंगे 3 हो गया, 4 हो गया, 0 भी लिख दिए हैं, 6/7 हो गया, -5/8 है, देख रहे हैं ना। उसके बाद -0.25, √9, उसके बाद 6.77, इस तरह से डॉट 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 करके यहाँ पे देख रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये 7 जो है कि हमेशा जो है आगे और भी आ रहा है। अब यहाँ पे आप लोग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर यहाँ पे 3 लिए हैं, तो 3 लेने का मतलब है कि कोई भी संख्या में देखिए क्या क्या छिपा रहता है। ये जो संख्या है इसमें प्लस इधर छिपा हुआ रहेगा, नीचे जो है कि 1 भी छिपा रहता है, और यहाँ पे डेसिमल के बाद यानी 0 भी छिपा रहता है। आप लोग अच्छे से समझते होंगे, क्योंकि 3.0 ऐसे है, इसको हम 3 भी बोल सकते हैं, या 3/1 है तो इसको हम 3 भी बोल सकते हैं, या ये 3 है तो इसको +3 भी हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये +3 या नीचे मतलब अपॉन में 1 और पॉइंट के बाद ये 0 देखना है, ये किसी भी नंबर में ये छिपा हुआ रहता है। तो जैसे हमने 3 जो हम बताया कि p/q के रूप में ये कैसे हो सकता है अंश और हर के रूप में, तो यहाँ पे देखिए नीचे 1 छिपा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए देखिए ये वाला p मान लीजिए, ये वाला q हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं 0 भी आपका होगा, 0/1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये 6/7, 6/7, ये p हो गया, ये q हो गया। ठीक है ना, इस तरह से आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। ये माइनस में भी हो गया p/q में। अब यहाँ पे देखेंगे एक पॉइंट में दिया गया 0.25। ठीक है, ये निश्चित संख्या है पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद निश्चित संख्या, तो आप लोग पढ़े होंगे ये डेसिमल हटाते हैं और तो 1 लगाते हैं, उसके बाद जितना डिजिट रहता है उतना 0 बैठा देते हैं। तो इस तरह से आप देखिए ये भी p/q के रूप में ये आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे √9 है, √9 का यदि वर्गमूल करेंगे तो इसका वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आएगा, तो 3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए 3/1 में 1 हुआ, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे आप देख रहे हैं 6.777, इस तरह से डॉट 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 करके। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि 6.7 जो है कि बार बार जो है कि आ रहा है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 6.7, और ऊपर में इसे रेकरिंग का साइन देंगे, रेकरिंग जिसे बार इंग्लिश हिंदी में कहेंगे। यानी बार कहने का मतलब ये जो नंबर है वो बार बार आ रहा है। तो ऐसा मैथ में कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पे लिखा
6.7 ऊपर में रेकरिंग है। तो क्या करते हैं, इसको इस तरह इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 पॉइंट के जगह पे जो डेसिमल है उसके जगह प्लस और उसके बाद यहाँ पे दे देंगे 7, ठीक है, और नीचे में कर देंगे 9। ऐसा 9 क्यों करते हैं, जो रेकरिंग देख रहे हैं जितने नंबर के ऊपर रेकरिंग रहता है उतना जो है कि यहाँ पे 9 लगाया जाता है। आगे मैथ का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका इस तरह से, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो मैं आप लोग को आगे आने वाले समय में ये समझिए तो भिन्न का जोड़ हो गया, इसके बारे में आप लोग को हम बता सकते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपका इसका आंसर भी हो सकता है, या फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद ये जोड़ते हैं तो ऊपर हो जाता है और जो नीचे होता है नीचे हो जाता है। जैसे 9 में 6 से मल्टीप्लाई करें, 9 6 54 हो गया, और यहाँ पे देखिए ऊपर में 7 जोड़ देंगे, 54 में 7 जोड़ेंगे तो आपका 61 हो जाएगा, 61/9, ठीक है। तो इस तरह से ये भी P/Q के रूप में आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना जरूरी है। तो इस तरह से आप परिमेय संख्या समझ गए होंगे, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप डायग्राम में भी समझ सकते हैं, ये जो एग्जाम्पल दिया गया था वही है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखेंगे अपरिमेय संख्या। जस्ट यहाँ पे देखेंगे परिमेय का अपोजिट हो गया अपरिमेय, यानी कहने का मतलब हुआ कि जिसे P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं उसी को जो है कि अपरिमेय संख्या कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं √2, इसे हम वर्गमूल 2 भी कह सकते हैं, वर्गमूल 3 भी कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे वैसी संख्या, ये जो देख रहे हैं जो लिया गया है यहाँ पे वैसा संख्या लिया गया जिसका वर्गमूल जो कि नहीं निकल सकते। जैसे 3 लिए हैं तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन यही यदि √9 रहेगा, जैसे कि पीछे आपने देखा कि यहाँ पे जो रूट में लिए हैं एक नंबर 9 लिए थे जो कि परिमेय संख्या बताए हैं, और यहाँ पे भी कुछ रूट में नंबर लिए हैं जो कि अपरिमेय संख्या बताए हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो भी रूट में लिया गया है उसका यदि आप वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल यहाँ पे नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे √3 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है, √5 का भी वर्गमूल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने √9 लिया था तो 9 का वर्गमूल अभी मैंने बताया कि 3 होता है और नीचे 1, इस तरह से हम इसीलिए हम इसे परिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन ये सभी जो देख रहे हैं इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हम इसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। और अपरिमेय संख्या कहने का मतलब इन सभी को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये जो पाई देख रहे हैं, पाई भी आपका एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान कहीं कहीं 22/7 जो रखने के लिए कहता है। ये जो 22/7 देख रहे हैं यह आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये पाई के रूप में इस तरह से इंडिकेट किया जाएगा तो ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। अब यहाँ पे देखेंगे एक नंबर और दिया गया 2.345 इस तरह से और भी आगे नंबर जाएगा। तो ये चेंज हो रहा है। अगर एक ही नंबर रहता तो पीछे जो कॉन्सेप्ट देखे वही कॉन्सेप्ट पे परिमेय संख्या हो सकता था, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद जो है कि आगे चेंज हो रहा है, इसलिए यह आपका परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या होगा, परिमेय संख्या या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या होगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जितना भी परिमेय संख्या आप पढ़ें तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को हम मिला देंगे तो दोनों को मिलाने के बाद जो संख्या बनेगा उसी को कहेंगे हम वास्तविक संख्या कहेंगे, ठीक है। कौन सा संख्या कहेंगे, तो वास्तविक संख्या कहेंगे। एक चीज़ यहाँ पे आप लोग को बता दें कि जितना भी परिमेय संख्या है उन सभी को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं, ठीक है। जितना भी परिमेय संख्या है उन सभी को वास्तविक संख्या कह सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक संख्या है उसको हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या में देखिए आपका अपरिमेय वाला भी याद आ रहा है और परिमेय वाला भी आ रहा है। तो यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर वास्तविक बन रहा है। तो यदि हम वास्तविक संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे तो ये वाला भी इसमें आ जाएगा, और ये वाला जब आएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जितना भी परिमेय संख्या होता है उसको हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं, लेकिन वास्तविक संख्या को हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा आप समझ गए होंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसी को वास्तविक संख्या कहा जाता है। आगे है सम संख्या। तो सम संख्या परिभाषा क्या है, वह पूर्ण संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी 2 से भाग देने पर कोई शेषफल न बचे, सम संख्या कहलाती है। यानी कोई भी नंबर
जिसे हम 2 से भाग देते हैं तो भागफल जो है कि यहाँ पे भाग देने के बाद शेषफल जो है कि कुछ भी न बचे, तो उसे जो है कि सम संख्या कहते हैं, यानी कि दो से पूरी तरह से भाग लग जाए। इसका पहचान क्या है, जैसे इकाई अंक जो हुआ, इकाई अंक कहने का मतलब कोई भी जो नंबर लिखा हुआ उसका सबसे लास्ट वाला यानी कि दायां अंक की जगह पे 0, 2, 4, 6 या 8 रहेगा, तो आप समझ जाइए कि वह सम संख्या। जैसे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, जो सभी एग्जाम्पल जो दिया गया है ये सभी सम संख्या है। जैसे कोई भी संख्या के लास्ट में यदि 0 दिखेगा, जैसे मान लीजिए 10 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, 30 हो गया, लास्ट में 0 दिख रहा है ना, या कोई भी नंबर ले लीजिए, आप लोगों को जो भी लिखना है ये ले लिए। तो इतना बड़ा नंबर भी अगर पूछेगा सम विषम, तो यहाँ लास्ट वाला जो डिजिट है यानी कि लास्ट दाहिना तरफ से जो पहला वाला अंक होता है, तो दाहिना साइड का पहला वाला अंक को आप देखिए, ये आपका 0 जो है हो रहा है। उसी प्रकार से यदि कोई नंबर ले लिए, यहाँ पे मान लीजिए ये 2 देख रहे हैं तो 2 हो गया। उसी प्रकार से कोई भी नंबर लीजिए, तो लास्ट का अंक यदि इसमें से कोई भी दिख रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि वह कौन सा नंबर है, तो सम संख्या है। ठीक है, इस तरह से ध्यान में रखना आप लोग को है। अब विषम संख्या की बात करें, तो विषम संख्या यहाँ पे देख रहे होंगे, जो पूर्णतः वह पूर्ण संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो और जिसे 2 से विभाजित करने पर हमेशा एक शेषफल बचे, विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, यानी 2 से यदि हम भाग देंगे तो 2 से भाग देने के बाद क्या होगा, शेषफल जो है कि 1 बचेगा और शेषफल 1 बच जाएगा, तो समझिए कि वह विषम संख्या है। इसका पहचान क्या है, तो लास्ट का जो डिजिट होगा, जो इकाई अंक होगा, उसके स्थान पे 1, 3, 5, 7 या फिर 9 देखने को मिलेगा, तो वही आपका विषम संख्या हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया 2 देख रहे हैं, तो ये जो 2 संख्या है ये 1 से विभाजित होगा और ये 2 से विभाजित होगा, यानी कि 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार ये आएगा, और 2 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 1 आएगा। कहने का मतलब कि ये 2 के अलावा और कोई भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। उसी प्रकार से यदि हम 7 की बात करें, तो 7 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 7 को मैं 7 से डिवाइड कर सकता हूं, तो इस तरह से यहाँ पे देखेंगे 1 आएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि जो 1 से, यहाँ देख रहे हैं 1 से और अपने आप से यानी कि स्वयं से जिस भी संख्या में भाग देने पे वह विभाजित हो जाता है, केवल 2 ही फैक्टर मतलब होना है, यानी कि जो गुणनखंड होगा, जो फैक्टर होगा, केवल 2 होगा समझिए, तो वह आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि 1 से और स्वयं से के अलावा कोई और संख्या से भाग नहीं जाएगा, तो वह आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन इसका एक अपोजिट होता है भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्या से विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 4 लिए हैं, 4 को हम क्या क्या नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे 4 से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 और स्वयं के अलावा कोई और भी नंबर से डिवाइड हुआ, तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम 9 की बात करें, तो 9 को हम 1 से कर सकते हैं डिवाइड, 9 को 3 से कर सकते हैं, 9 को हम 9 से भाग दे सकते हैं। जैसे 9 को 1 से भाग देंगे तो 9 बार में जाएगा, 9 को 3 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, 9 को 9 से भाग देंगे तो 1 बार में चला जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे स्वयं और 1 और स्वयं के अलावा कोई और संख्या से जिस संख्या में भाग लगेगा, तो समझ जाइए वह आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक, आगे अब देखते हैं सअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। इसका परिभाषा देख लेते हैं। जब 2 प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, 1 हो तो वह दोनों संख्याएं सअभाज्य संख्याएं कहलाती है। कहने का मतलब है कि कोई भी 2 प्राकृत संख्या लिया जाता है और प्राकृत संख्या का HCF जो कि यदि 1 आता है, तो समझिए कि वह क्या सअभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ये जो लिया गया 2 और 3, ठीक है ना, तो 2 और 3 जब लिया गया है तो 2 और 3 का HCF निकालना है। तो आप लोग पढ़े होंगे HCF निकालने के लिए, मान लीजिए 2 का करेंगे तो ऐसे निकलेगा, और 3 का यदि करेंगे तो इस प्रकार से 3 एकम 3। तो दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो 1 जो है कि कॉमन आ रहा है। तो कॉमन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे अधिक नंबर जो मिलेगा, यहाँ तो केवल 1 ही मिल रहा है, लेकिन जब 1 से ज़्यादा कॉमन आते हैं तो उसमें देखा जाता है कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों में 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बताया गया था।
कि यदि 1 होगा तो वही आपका क्या कहलाएगा, सअभाज्य संख्या कहलाएगा, मतलब कि ये दोनों सअभाज्य संख्या है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 4 और 5 का, तो 4 का यदि हम HCF निकालेंगे तो 2 से करेंगे भाग देंगे तो 2 टाइम्स कटेगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 टाइम। उसी प्रकार से 5 को करेंगे तो कितना टाइम में जाएगा, 5 से जाएगा 1 टाइम में। अब ये दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो 1 कॉमन आ रहा है। तो वही कहा गया है कि महत्तम समापवर्तक जो कॉमन आता है वही HCF होता है, महत्तम समापवर्तक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अगर 1 आएगा महत्तम समापवर्तक तो समझ जाइए कि वह सअभाज्य संख्या है। तो इसका जो परिभाषा है आप देख लिए होंगे, कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, यह सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। कहीं पे कोई डाउट होगा और वीडियो में कुछ सुधार आप चाहते हैं, कोई सजेशन आप देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखेंगे ताकि उसमें जो कि सुधार किया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।